Hello everyone, welcome to the course of Public Administration for UPSC Mains as well as UGC NET. Okay, so in the lecture of Public Administration हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के बारे में। तो जैसा कि विगत क्लासों में पिछले क्लासों में मैंने बताया था कि कैसे इस थ्योरी का इवोल्यूशन होता है, मतलब कैसे थ्योरी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो उस दौरान अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक नया तरह का कल्चर डेवलप होगा, इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। और इसके अलावा एक नए तरह का एथिक्स डेवलप होगा, इसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स। क्लियर है? तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में वर्क इज कल्चर, वर्क क्या है, कल्चर है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है तो इंडस्ट्री के लिए मेन चैलेंज ये होता है कि कैसे हम एफिशिएंसी और इकोनॉमी, क्लियर है, यानी कैसे हम चीज़ों को एफिशिएंट बनाया जाए और कैसे चीज़ों को इकोनॉमिक हम रखें। ठीक है, यानी कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा वैल्यू का, मतलब ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर पाए, इसको बोलते हैं इकोनॉमी। ओके, तो ये बिगेस्ट चैलेंज होता है इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए। इस दौरान बहुत सारी थ्योरियाँ आती है टू मैनेज द इंडस्ट्रियल अफेयर, और इसी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि मेनली हम इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, मतलब तीन तरह की थ्योरियाँ यहाँ पे होती है। तो जो पहली थ्योरी थी वो था क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। तो जो क्लासिकल थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर है, यहाँ से शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की या इंडस्ट्रियल थ्योरी की। ठीक है, या मैनेजमेंट थ्योरी का या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो भी आपको ये, ठीक है, यू मे नो इट बाई मेनी नेम्स, वेरियस नेम्स। तो पहले क्या है, पहले रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री को मैनेज करने का जो तरीका है वो अनसाइंटिफिक है, ठीक है, अनसिस्टमेटिक है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि रूल ऑफ थंब वाज रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इस थ्योरी के जो सूत्रधार हैं, ठीक है, उनका नाम है टेलर। तो टेलर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, यहाँ पर दो थिंकर हैं। एक थिंकर है फायोल, जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गुलिक एंड उर्विक के बारे में। तो टुडेज लेक्चर विल एम्फेसाइज ऑन गुलिक एंड उर्विक, क्लियर है। और गुलिक एंड उर्विक के बाद अगली जो थ्योरी आएगी वो आएगी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इस थ्योरी को दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। सो थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर। क्लासिकल थ्योरी के बाद डायनेमिक थ्योरी आता है, जिसके फाउंडर हैं, सूत्रधार हैं मेरी पार्कर फॉलेट, ओके, एमपी फॉलेट। और इसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहला जो थ्योरी था वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे गुलिक एंड उर्विक के बारे में, ठीक है, ल्यूथर, गुलिक एंड लिंडाल उर्विक। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसकी शुरुआत फायोल से नहीं हुई थी, बल्कि शुरुआत हुई थी ल्यूथर, गुलिक और लिंडाल उर्विक से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो इन्होंने प्रोवाइड किया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है इसके बारे में इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव और ब्रॉडर व्यू तैयार किया। ओके, और इनका जो व्यू है दैट आर एप्लीकेबल इक्वली इन पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब इनका भी जो अप्रोच है वो यूनिवर्सल अप्रोच है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था हेनरी फायोल के बारे में कि इनका जो अप्रोच था दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर पब्लिक और प्राइवेट। ओके, तो ऐसे इनका भी जो व्यू है दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक। ओके, सो इनका जो थ्योरी है दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च एज वेल एज एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था फायोल के बारे में कि फायोल का जो थ्योरी था दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, सॉरी, एक्सपीरियंस। तो इनका जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्च एज वेल एज एक्सपीरियंस बोथ। ओके, बोथ हैड डाइवर्स एक्सपीरियंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, ठीक है। एंड इनका जो यूनिक एक्सपीरियंस था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी इनके स्टडी में रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा फायोल की तरह दोनों जो है, दोनों का अप्रोच क्या है, मैनेजेरियल है। ओके, क्लियर है। तो ये सब भी पूछता है कि जैसे पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, पीटी में नहीं, मतलब कि यूजीसी नेट के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछ देगा कि मतलब फायोल का अप्रोच कैसा है, गुल्ली का अप्रोच कैसा है, अप्रोच फंक्शनल है, मैनेजेरियल है।
तो दीज आर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स जो कि पूछता है, ठीक है। जैसे इस पूरे पेज में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ सकता है कि भाई इनका अप्रोच कैसा है, इनका अप्रोच कैसा है, इनका अप्रोच है मैनेजरियल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? मैनेजरियल अप्रोच है। इसके अलावा इनका जो रिसर्च, इनका जो वर्क है दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस एंड मिलिट्री एक्सपीरियंस, ओके। इन तीनों पर आधारित था। ल्यूथर गुलिक, यही हैंडसम पर्सन है, ल्यूथर गुलिक गुलिक। तो गुलिक का जन्म हुआ था ओसाका जापान में 1892 में, ओके। और इन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल में काम किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। इसके अलावा इन्होंने वर्क किया था इन सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क फॉर 40 ईयर्स एंड ही सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 1954 टू 1956। देखिए इनका डिफेंस का एक्सपीरियंस है, नेशनल डिफेंस काउंसिल, इसमें इन्होंने काम किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। इसके अलावा इन्होंने काम किया था सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क में 40 ईयर के लिए, और बाद में इनको न्यूयॉर्क सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था फॉर 2 ईयर्स, मतलब 1954 टू 1956, ओके। इसके अलावा 1920 टू 1960 ही सर्व एज चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क, यहाँ पर भी इन्होंने काम किया था। ही बिकेम चेयरमैन ऑफ IPA, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1962, और ये चेयरमैन रहे कब तक? 1982 तक चेयरमैन रहे, ठीक है। ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ इमेरिटस, एक कंपनी है। इसके अलावा ही सर्व्ड एज प्रोफेसर इन सेवरल यूनिवर्सिटी, मतलब एज ए प्रोफेसर इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम किया, ओके। ल्यूथर गुलिक का जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्होंने जो किताबें लिखी वो इस तरह से है। इनका किताब और आर्टिकल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज, मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4 इनका काम है, तो ये आपको याद कर लेना, ये पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि इनका कौन कौन सा वर्क है। ये खासतौर पर नेट में पूछता है, ओके। तो दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू, मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज, मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनका मेन वर्क है, ठीक है। इट इज आवर ब्रांच दैट इज एट सुंदरपुर बापू चौक, नाका नंबर 5 इन दरभंगा एंड बारीडी बस्ती इन जमशेदपुर। लिल्लाल एफ उर्वी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इनका जन्म होता है ब्रिटेन में 1891 में, और इन्होंने पढ़ाई की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा इन्होंने काम किया था एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल एक पोस्ट होता है आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर, या मिलिट्री फोर्स के अंदर एक पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट कर्नल का। इसमें इन्होंने काम किया था इन वर्ल्ड वॉर वन ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ओके। ही वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसके अलावा ही वॉज कंसल्टेंट ऑन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के सलाहकार के तौर पर भी काम करते थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, तो इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम याद करने की आवश्यकता है आपको। जैसे बुक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 3 वॉल्यूम में लिखी गई। इसके अलावा द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी जो 20वीं शताब्दी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पर पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट कैसा होगा, वहाँ पर किस तरह का लीडरशिप स्किल की आवश्यकता है, ओके। बेसिक व्यूज ऑफ गुलिक एंड उर्विक, इनका बेसिक आइडिया क्या है? तो पहली बात तो ये है कि दे आर क्लासिकल थ्योरिस्ट। इनके व्यूज में क्या क्या सिमिलैरिटी है? तो सिमिलैरिटी ये है कि इन्होंने बोला, दोनों का ये कॉमन व्यू है, ठीक है, कि रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा ये कहते हैं कि प्रिंसिपल यूनिवर्सल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू प्राइवेट और पब्लिक बोथ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का थ्योरी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का थ्योरी दोनों के लिए क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, ओके, वेदर इंस्टीट्यूशन इज प्राइवेट, ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइवेट और पब्लिक, ओके। सो सिमिलर स्ट्रेटजी फॉर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका व्यू था। डिफरेंस क्या है दोनों के व्यू में? तो बिलीव इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन, ठीक है, ओके। तो गुलिक और उर्विक जो है, इनका बिलीव ऐसा है, ये मानते हैं जैसे कि पहले ऐसा मानना था क्लासिकल थ्योरी में कि पॉलिटिक्स एक अलग डोमेन है। वुडरो विल्सन के एसी में आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब क्या हुआ? बोथ आर डिफरेंट एरिया, ठीक है। सो पॉलिटिक्स इज वैल्यू सेंट्रिक, पॉलिटिक्स इज फिलॉसफी, ओके। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है आपका? वो आपका है टेक्निकल वर्क है, ठीक है, क्लियर है।
तो बोथ आर सेपरेट डोमेन, दोनों एक अलग अलग डोमेन है ऐसा माना जाता था, बट इन दोनों का ऐसा मानना है कि दोनों अलग डोमेन नहीं है बल्कि दोनों में एक फ्यूजन है, ठीक है। ओके, सो दे बिलीव इन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी नॉट फ्यूजन, ठीक है। क्लासिकल थ्योरिस्ट का मानना था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। ओके, तो इनका ऐसा मानना था कि पीपल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंटर पॉलिटिक्स, जो जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ओके, जिन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम किया है पॉलिटिक्स में, उन्हीं को इंटर करना चाहिए, ऐसा मानना था गुलिक एंड उर्विक का। दे बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन, जबकि क्लासिकल थ्योरिस्ट का मानना था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक हाथ में सारा पावर होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का डिवॉल्यूशन। तो पावर कहाँ पे होना, पावर होना सबऑर्डिनेट के पास, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो दो डिफरेंस है, पहला क्लासिकल थ्योरी से कैसे ये अलग है दोनों, ठीक है। तो पहला व्यू ये है, क्लासिकल थ्योरिस्ट मानते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, यानी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग डोमेन है। ये कहते हैं कि नो, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन, दोनों में फ्यूजन होना चाहिए, यानी कि दोज पर्सन हु हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस शुड इंटर इन पॉलिटिक्स। क्लियर है। क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन अलग होता है, पॉलिटिशियन अलग होता है, ठीक है। तो दोनों का डोमेन बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, दोनों में फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, क्लासिकल थ्योरिस्ट कहता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पावर एक हाथ में होना चाहिए, ताकि एक हाथ से एक जगह से सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि नहीं, देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर का डिवोल्यूशन लोकल अथॉरिटी तक होना चाहिए, ऐसा मानना है ल्यूथर एंड गुलिक का। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट और साइंस है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, कैसे, तो आप जानते हैं कि सोसाइटी हैज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के पास क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सोसाइटी हैज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ये सारा नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ऐप पे, ये ऐप हमारा सावित्री एडू हब। ओके, तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द फुल कोर्स, ओके, तो वहाँ से फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। So society has number of problems and government is critical organization to solve the problems of society, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट एजेंसी है, जिसका मेन कार्य होता है सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, टू सॉल्व दिस सोसाइटल प्रॉब्लम्स द गवर्नमेंट रिक्वायर ए स्किल्ड इंडिविजुअल, और प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब गवर्नमेंट इज इक्विप्ड इंडिविजुअल दैट हैव स्किल। क्लियर है। यदि गवर्नमेंट के अंदर इंडिविजुअल क्या होगा, अनस्किल्ड होगा, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट एजेंसी एफिशिएंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो स्किल सेट रिक्वायर्ड टू एड्रेस सोसाइटल प्रॉब्लम इज एन आर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी समाज सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आर्ट। अब साइंस कैसे है, तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज। क्लियर है, वन बाय वन, ठीक है, सिस्टम बाय सिस्टम। सो वन कैन एक्वायर्ड एंड इम्प्रूव द स्किल थ्रू साइंस, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में। सो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वन होन्ड थ्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि स्किल को प्रोवाइड करना ये आर्ट है, ठीक है, और स्किल को वन बाय वन एक्वायर करना, स्किल को इन्हांस करना, ये क्या है, साइंस है। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। गुलिक उर्विक जो है ये स्ट्रक्चरलिस्ट है, ठीक है, क्या है ये, स्ट्रक्चरलिस्ट है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है पीटी, सॉरी यूजीसी नेट में। मुझे पीटी बार बार से याद आता है क्योंकि पहले जो पैटर्न था यूपीएससी का, उसमें एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, ओके, और उस ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे। ओके, चलिए, तो गुलिक और उर्विक क्या है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, मतलब ये एम्फेसाइज ऑन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शनल एस्पेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे थे, दे वर आल्सो फोकसिंग ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इनका जो मेजर एम्फेसिस था, ओके, दैट वाज ऑन स्ट्रक्चरल, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है उसको पोस्ट कॉर्प बोलते हैं, आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, एक बार दोबारा देख लीजिए पोस्ट कॉर्प क्या होता है, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। तो पी फॉर क्या होता है, प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग,
CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग, ठीक है। ये 7 फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर है। तो गुलिक एंड उर्विक मेजरली एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन they had undermined functional aspect, क्लियर है। they were also focusing on functional aspect टू, ठीक है। पोस्ट कॉर्प इज एक्रोनिम, ये एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है, जिसमें 7 वर्ड है अकॉर्डिंग टू फाइल। तो पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है आपके पास जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स है उसको एस्टिमेट करना, उसका डाटा आपके पास होना, उसका अनुमान लगाना, ठीक है। डिस्कवर वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अप्रोप्रिएट मीन्स वाइल एमिंग द इकोनॉमी इफिशिएंसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे तरीके को सर्च करना पड़ेगा ताकि हम ऑप्टिमल तरीके से, ठीक है, ऑप्टिमल तरीके से हम कम इनपुट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाए। ऐसे वेज और मीन्स को हमें सर्च करना पड़ेगा, तरीके को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, जो भी मीन्स और वेज है, ओके, वो इकोनॉमिक होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, ओके। स्टाफिंग का मतलब होता है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडिविजुअल, पर्सनल मतलब जो वर्कफोर्स वहाँ पर होता है, ठीक है। तो कैसे हम रिक्रूटमेंट करेंगे वर्कफोर्स को, कैसे हम अपॉइंटमेंट करेंगे और किस तरह से हम प्रमोशन करेंगे, तो ये सारा का सारा पर्सनल से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है उस सबको हम बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ऊपर में टॉप पे कौन बैठा होता है, यहाँ पर कौन है, सुपीरियर है, और यहाँ पर कौन है, सबऑर्डिनेट है, क्लियर है। तो सुपीरियर कैसे कंट्रोल करेगा सबऑर्डिनेट को, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, ठीक है। तो व्हाट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज कमांडिंग सबऑर्डिनेट बाय मैनेजर। ये जो सुपर ऑर्डिनेट है ये सुपरवाइजर है, इसी को मैनेजर बोलते हैं। तो हाउ मैनेजर कंट्रोल सबऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब कॉपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारा यूनिट होता है, बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, तो इनका आपस में हारमोनियस रिलेशन होना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे, जो लोअर अथॉरिटी है वो क्या करेगा, अपर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, मतलब इंफॉर्मेशन को पास करेगा, ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। तो यानी कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर टू इंश्योर दैट एवरी सबऑर्डिनेट, जितने भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, दे सबमिट द प्रोग्रेस एंड अपडेट ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम क्या करेंगे, वो रिपोर्ट का सबमिशन करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। बजटिंग, बजटिंग क्या होता है, बजटिंग होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे हम फाइनेंस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे, पैसे को ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बजटिंग, ओके। तो बजटिंग इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैनेजर साइंटिफिकली प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। जैसे हम लोग बजट बनाते हैं, सरकार क्या करती है, सरकार जो बजट पेश करती है, बजट में दो चीज़ें होती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और पैसा कैसे सरकार खर्च करेगी, ठीक है। तो इसका एस्टिमेट करना, तो यानी कि आपके पास जो रिसीट है और जो एक्सपेंडिचर है, ओके, उसका एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। दैट इज कॉल्ड बजटिंग, गुड। बजटिंग के बाद तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि पोस्ट कर्व कॉइंड बाय गुलिक एंड उर्विक सिंबलाइज ऑल द टेक्निक्स एडॉप्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि पोस्ट कर्व क्या है, पोस्ट कर्व एक स्टेप है जिसको हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है, जिसको फॉलो किया जाता है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ गुलिक, गुलिक का प्रिंसिपल क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है। तो गुलिक का 10 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब स्पेशलाइजेशन होता है, ओके। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन 4P, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, यानी कि हम क्या करेंगे, हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच डिवीजन, दैट इज कॉल्ड हायरार्की, ओके। डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटी, कमिटी के द्वारा कैसे हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे।
डिसेंट्रलाइजेशन और डिस्पर्सन ऑफ पावर, यूनिटी ऑफ कमांड, स्टाफ एंड लाइन डेलीगेशन और स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो 10 प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रिंसिपल किसका किसका प्रिंसिपल है, गुलिक का है, इसे याद कर लीजिएगा आप। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, या इसका मतलब ये क्या होता है कि एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम का डिवीजन, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इट इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण इन्हीं कारणों से होता है और ऑर्गेनाइजेशन का आधार भी यही होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन पी, मतलब कि कोई भी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें 4 पी रिक्वायर्ड है। पहला पी क्या है, पर्पस, क्लियर है। तो एवरी डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड विथ डिफाइंड पर्पस, ओके। पर्सन, पर्सन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इसे टेलीफोन डिपार्टमेंट है, तो क्या करेगा कि ऐसे लोग जो टेलीफोन सर्विस को यूज करते हैं वो उसका क्लाइंट होगा, तो ये हो गया पर्सन। प्रोसेस, ठीक है, तो विदाउट प्रोसेस डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। और इसके अलावा प्लेस, यानी कि ऑफिस का होना आवश्यक है। पर्पस मतलब फंक्शन, तो डिपार्टमेंट और वर्क इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस मतलब इंडिविजुअल जिसके पास सिमिलर स्किल है, इसको एक ग्रुप में रखा जाएगा, एक डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। पर्सन मतलब क्लाइंट, सो द डिपार्टमेंट इज सेटअप टू सर्व पर्टिकुलर ग्रुप और क्लाइंट। प्लेस का मतलब फंक्शन परफॉर्म इन अ गिवन एरिया आर क्लस्टर टुगेदर टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट, क्लियर है। तो फंक्शन के आधार पर क्या किया जाएगा, एक अलग विभाग का निर्माण किया जाएगा, दैट इज प्लेस। गुलिक ऐसा मानना है कि आउट ऑफ 4 पी ओनली 1 पी इज बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट। तो 4 जो पी है, ठीक है, पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्रोसेस, ओके, और क्या था, पर्पस, पर्सन, प्रोसेस और प्लेस, इसमें कोई भी एक यदि पी है आपके पास तो आप डिपार्टमेंट को उसके आधार पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको क्रिटिसाइज किया गया, ही वाज क्रिटिसाइज्ड वाइडली, इट इज द मोस्ट अनसस्टेनेबल प्रिंसिपल, इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज अ डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पी। मतलब कि एक पी के आधार पे जो है आप डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इनका मानना था कि यू कैन क्रिएट डिपार्टमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, सिंगल पी अमंग 4 पीज, ओके। तो दैट्स व्हाई ही वाज क्रिटिसाइज्ड। अगला है कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा यूनिट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं। तो डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में हार्मनी क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ओके। सो प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग हार्मनी अमंग वेरियस यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल पर्सन। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो गुलिक का मानना ऐसा था कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रैटेजी थ्रू विच कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव, ठीक है। तो अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे ये भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हायरार्की आवश्यक है, ओके। इसके अलावा डिलिबरेट कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज, आइडिया के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कॉमन आइडिया पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटी, कमिटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कमिटी के द्वारा हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का 3 तरीका बताया, पहला क्या बताया, हायरार्की, सेकंड बताया कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज, और थर्ड क्या बताया, कमिटी, ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंग अबाउट हार्मनी अमंग सबऑर्डिनेट विद द यूज ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हायरार्की में क्या होता है कि सुपीरियर अपने अथॉरिटी और पावर को यूज करके, ठीक है, सबऑर्डिनेट से वर्क करवा सकता है, ठीक है, या सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशिंग सर्टेन गोल। डिलिबरेट कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज। अब यहाँ पे 2 तरह का सिचुएशन होगा। पहला सिचुएशन ये होगा कि पॉलिसी और लॉ और वेग, मतलब कि पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ओके। तो कई बार क्या होता है कि पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी नहीं होता, देयर इज कंफ्यूजन अमंग सबऑर्डिनेट्स, ओके। इस केस में क्या होगा कि 2 सबऑर्डिनेट में इंटरप्रीट इट डिफरेंटली। मतलब वेग का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट सबऑर्डिनेट है वो आइडियाज को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन कारणों से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू ब्रिंग हार्मनी बाय इंश्योरिंग क्लैरिटी इन पॉलिसी और लॉ, ठीक है। तो मान लो पॉलिसी को लेकर वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और 2 सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, उसको पॉलिसी को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रीट कर रहा है। तो ये मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि मैनेजर क्या करेगा, उस आइडिया को लेकर क्लैरिटी एस्टैब्लिश करेगा दोनों सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो पाएगा, या मान लो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है।
तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, एड्रेस हो जाएगा। ओके, सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा देखिए। तो सिचुएशन 2 में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट दैट इमर्ज फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रहा है, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो फ्रीक्वेंटली इमर्ज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैनेजर इन एडवांस एस्टैब्लिशेस ए स्ट्रेटजी टू अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट। तो मैनेजर पहले से अपना स्ट्रेटजी ऐसा बना लेगा ताकि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हो। कोऑर्डिनेशन थ्रू कमेटी, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बॉडी बनाया जाएगा जिसमें कि कई तरह के मेंबर होंगे, डाइवर्स बैकग्राउंड के मेंबर होंगे, इसको हम बोलते हैं प्लूरल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा, ठीक है, तो पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मेंबर्स रूलिंग पार्टी से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि मेंबर क्या होते हैं, ऑल पार्टी से होते हैं। और इवन कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं प्लूरल बॉडी। कैसा बॉडी बोलते हैं, प्लूरल बॉडी, ठीक है। तो एक प्लूरल बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज ब्रिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इस कमेटी वाले मतलब कमेटी वाले बॉडी का मेन काम यही होगा, ठीक है, कि हारमोनियस मतलब थ्रू हारमोनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। ओके, क्लासिकल थ्योरिस्ट का ऐसा मानना है, बिलीव दैट whenever there are many differences, any difference between the superior and subordinate, the conflict are always resolved in favor of superordinate। क्लियर है, तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सुपर ऑर्डिनेट, मतलब कि जो टॉप पे बैठा है और बॉटम पे बैठा है, ये हो गया सुपर ऑर्डिनेट और ये हो गया सब ऑर्डिनेट। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो इस केस में क्या होगा कि डिसीजन हमेशा इसके फेवर में होगा, टॉप के फेवर में होगा, क्योंकि अप्रोच क्या सेंट्रलाइज्ड है। ओके, सेंट्रलाइज्ड है, तो देयर बाई नो कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन वर्टिकली टू डिफरेंट पोजिशन। तो ये क्या वर्टिकल पोजिशन है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। ओके, बट इसको अपोज किया जाता है, ठीक है। तो गुलिक और उर्वी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का अपर अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं होना, बल्कि पावर का ट्रांसफर होना लोअर अथॉरिटी को, ठीक है। तो गुल्ली कहते हैं कि फंक्शन शुड बी एलोकेटेड टू ऑल द लेवल एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट लेवल है उसका डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शन को एलोकेट किया जाना चाहिए हर एक लेवल के ऊपर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन सबऑर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपर ऑर्डिनेट। स्टाफ एंड लाइन, स्टाफ और लाइन का मतलब क्या होता है, स्टाफ मतलब होता है हेडक्वार्टर, ठीक है, और लाइन का मतलब होता है हेडक्वार्टर के नीचे जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं लाइन एजेंसी। क्लियर है, तो स्टाफ एंड लाइन, तो दिस प्रिंसिपल इज डिस्टिंक्टिवली द टच ऑफ गुलिक्स मिलिट्री एक्सपीरियंस। मतलब ये जो आइडिया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं गुलिक के जो मिलिट्री एक्सपीरियंस है उससे इंस्पायर है। ओके, तो लाइन एजेंट का मतलब क्या होता है, वन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अचीविंग द गोल, मतलब जो ग्राउंड पे काम करेगा, ठीक है। तो इट इज सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे सर्व द पीपल, ये डायरेक्टली पीपल से कनेक्ट होगा, ठीक है। स्टाफ मतलब क्या हो, हेडक्वार्टर, तो वन हु असिस्ट द लाइन एजेंट, तो ये क्या करेगा, ये असिस्ट करेगा लाइन एजेंट को, ठीक है। दे परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर्क आर एडवाइजरी, ये सिंपली क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे, ठीक है, एडवाइजरी नेचर का होगा। तो डिफरेंस इन लाइन एंड स्टाफ इज रिलेटिव, ठीक है, मतलब दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन दोनों का काम करने का जो तरीका है उसके आधार पर दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये काम करता है ग्राउंड लेवल पे और ये काम करता है कहाँ पर, ये काम करता है टॉप लेवल पे, ठीक है। ये हुआ लाइन और स्टाफ एजेंसी। डेलीगेशन का मतलब होता है पावर को नीचे ट्रांसफर करना, ठीक है, लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन इज काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बट दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैनेजर शुड कंसीडर ओनली द इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिमेनिंग फंक्शन कैन बी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर का फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट फंक्शन, और रेस्ट जितना भी फंक्शन है उसको डेलीगेट यानी कि लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है। तो गुलिक और उर्वी का ऐसा मानना है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट शुड बी लिमिटेड सो दैट द सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो सुपरवाइजर है उसके अंडर में इतने ही सबऑर्डिनेट होने चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए। मतलब एक सुपरवाइजर के अंडर जो है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना होगा इसलिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था। ओके, तो इन्होंने बोला कि स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी 5 to 6, मतलब कि एक सुपरवाइजर के अंडर मैक्सिमम 5 से 6 सबऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, ग्रेनाज फार्मूला। ओके, ये फार्मूला क्या है देखिए। तो इन्होंने कहा कि यदि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, एपी मतलब होता है कि जैसे 2 4 6 8, इसको एपी बोलते हैं, ठीक है।
तो रिलेशन क्या होगा, जीपी में बढ़ेगा, तो जीपी हो गया 3 9 8 27, इसको जीपी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एपी क्या हो गया, एपी हो गया 2 4 6 8, एपी हो गया। जीपी क्या हुआ 3 9 27 81। तो बोला गया कि जब हम क्या करेंगे, जब सबऑर्डिनेट को बढ़ाएंगे इस संख्या में, ठीक है, एपी की संख्या में, तो रिलेशन क्या होगा, जीपी की संख्या में बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग, मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेकुना का एक फार्मूला है, ये फ्रेंच कंसल्टेंट है, इन्होंने एक फार्मूला निकाला, ठीक है, कि एक सुपर ऑर्डिनेट के अंदर कितने सब ऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला गया कि आइडेंटिफाइड 3 टाइप ऑफ सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो पहला है कि डायरेक्ट सिंगल, दूसरा डायरेक्ट सिंगल रिलेशन, सेकंड है डायरेक्ट ग्रुप, और थर्ड है क्रॉस रिलेशन, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि इफ n इक्वल टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन कितना है, n है, तो इस केस में डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन जो होगा वो होगा n इंटू 2 का पावर n माइनस वन, और क्रॉस रिलेशन कितना होगा n इंटू n माइनस वन। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो होगा n इंटू 2 का पावर n बाई 2 प्लस n माइनस वन। जैसे आप देख सकते हो, यदि n बराबर 2 होगा तो इस फॉर्मूले में आप सेट कीजिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन आ जाएगा 6। जब n बराबर 3 होगा, ठीक है, 3 कितना होगा, 3 मतलब 3 सबऑर्डिनेट होगा, टोटल रिलेशन कितना हो गया 18। n बराबर 5 होगा, टोटल रिलेशन 100, इसमें आप पुट करके देखिएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं ग्रेनाज फार्मूला। अब उर्वी का प्रिंसिपल क्या है, तो उर्वी का 10 प्रिंसिपल है। क्या क्या प्रिंसिपल है, तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, 5 है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 है प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, और अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको याद करने के लिए आप एक कोड बना सकते हैं, ऑस्कर सीरियस बीसी, ठीक है। तो ओ फॉर क्या हुआ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एस फॉर स्पेशलाइजेशन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, ए फॉर अथॉरिटी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, डी फॉर डेफिनेशन, एस फॉर स्पैन ऑफ कंट्रोल, बी फॉर बैलेंस एंड सी फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो ऐसे आप 3 4 पढ़ेंगे तो आपको रिलेशन याद हो जाएगा। तो ऐसे इसका निमोनिक्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो उस समय जो है आइडियाज काफ़ी फास्टली आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। उस समय यदि बैठ के आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो वाइल राइटिंग मेंस आपको सारी जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, खासतौर पर जो टर्म होते हैं, टेक्निकल टर्म जो होते हैं, ठीक है, कि जो वर्ड्स वगैरह हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, ये बहुत फास्टली दिमाग में आना चाहिए। यदि फास्टली दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, मतलब लाइट के स्पीड से, लाइट का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत फास्टली आइडिया आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप मेंस का आंसर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए पहला क्या है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजर शुड एस्टैब्लिश द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट लेयर। मतलब ये मैनेजर का काम है, ठीक है, कि वो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पर्पस का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, तो मैनेजर शुड क्लियरली एस्टैब्लिश द राइटफुल पावर बेस्टोड विद एवरी पोजीशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एवरी सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। मतलब कि हर एक जो सुपीरियर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट से काम करवा पाए, ठीक है, काम निकलवा पाए। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कोटर्मिनस, यानी दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों डिफाइंड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, एडवोकेटेड फॉर क्लियर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी ड्यूटी, मतलब हर एक ड्यूटी को क्लियरली प्रिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, क्लैरिटी होना चाहिए, वेगनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैनेजर शुड डिफाइन ड्यूटी ऑफ एवरी पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मतलब होता है कि एवरी यूनिट, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, मतलब हर एक डिपार्टमेंट, यूनिट और इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ चेंज, ठीक है, एंड न्यू डेवलपमेंट, जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी नया चेंज हो रहा है उसके बारे में मैनेजर में अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, और उस चेंज को अडेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब देखो एआई बहुत फास्टली आ रहा है, तो चीज़ें ऑटोमेट हो रहा है। ओके, तो दोज मैनेजर्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट ऑटोमेशन, तो क्या होगा कि ग्रेजुअली उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब इन्वायरमेंट जो है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लियर है, तो इसलिए मैनेजर को इस मामले में अवेयर होना चाहिए कि चेंज क्या हो रहा है और चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। ओके,
तो फाइनली गुलिक एंड उर्वी का जो आइडिया है इसको हम 8 प्रिंसिपल में फ्रीज कर देंगे, मतलब कि 8 ही प्रिंसिपल में इसको वो करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन एट फर्स्ट शुड हैव प्रॉपर डिजाइन, शेप एंड स्ट्रक्चर। एक बार जब स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो गया तो पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो राइट पीपल को राइट पोजीशन पे बिठाना है। यूनिटी ऑफ लीडरशिप का मतलब होता है कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, मतलब एक पर्सन टॉप पे होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा, ठीक है। एंड दे वेयर अगेंस्ट कमेटी और काउंसिल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कमेटी और काउंसिल फॉर्म के अगेंस्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हेडेड बाय प्लूरल अथॉरिटी। वाई? तो जनरली क्या होता है कि जब काउंसिल होगा तो एक काउंसिल के अंदर क्या होता है, प्लूरल टाइप ऑफ बॉडी होता है। तो जब प्लूरल टाइप ऑफ बॉडी होगा, जैसे डेमोक्रेसी, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो डिफरेंट सेटअप है उसमें कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो इन कारणों से प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। चाइना के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो इन कारणों से वहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो प्लूरैलिटी का मेन प्रॉब्लम ये है कि ये डिलेज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इन केस ऑफ फेलियर ये मुश्किल हो जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि वन सबऑर्डिनेट शुड बी अकाउंटेबल टू सुपर ऑर्डिनेट ओनली, ठीक है, टू अ सुपर ऑर्डिनेट ओनली। तो टेलर को छोड़कर क्लासिकल थ्योरिस्ट का मानना, मतलब हर एक क्लासिकल थ्योरी का ऐसा मानना है, ठीक है, कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। स्टाफ दो तरह का होता है, जनरल और स्पेशल। जैसे ब्यूरोक्रेट क्या होता है, जर्नलिस्ट होता है, ठीक है। साइंटिफिक एडवाइजर क्या होता है, जो साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट का होगा क्या होगा, पीएम का, वो स्पेशलिस्ट होगा, क्लियर है। इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स दे आर स्पेशलिस्ट, ठीक है। आईएएस जर्नलिस्ट, क्लियर है। तो जर्नलिस्ट क्या होता है, हर एक डोमेन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, क्लियर है। स्पेशलिस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्टीज होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ इज बॉर्न आउट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो व्हेन ऑल द अथॉरिटी रेस्ट विद द लीडर, लीडर नीड असिस्टेंस फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। तो जब जब सारा का सारा पावर कॉन्सेंट्रेट रहेगा लीडर में, तो लीडर क्या करेगा, लीडर को असिस्ट करने के लिए पर्सनल चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल चाहिए। तो इस तरह का जो असिस्टेंस है दैट वाज रेंडर्ड एट बाय द स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफ जो है दो कैटेगरी का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। तो जो जनरल स्टाफ होता है वो प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट फंक्शन 3 फॉर्म में, ठीक है, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। जो स्पेशल स्टाफ होगा वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा असिस्टेंट इन टेकिंग स्पेशल फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन एंड टेक्निक। दे प्रोवाइड इनपुट इन मैटर्स ऑफ एक्सपर्टीज, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट मैनेजरल फंक्शन। तो जो मैनेजमेंट है वो जनरल फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है। और जो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, स्पेशलिस्ट फंक्शन है, वो स्पेशल स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो गुलिक और उर्वी का मानना है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब पावर को क्या करना, डिसेंट्रलाइज करना। तो मैनेजर क्या करेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा और रेस्ट काम को ट्रांसफर, रेस्ट वर्क को ट्रांसफर कर देगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन शुड कीप इंपॉर्टेंट फंक्शन विद हिम एंड रेस्ट फंक्शन शुड बी डेलीगेटेड, ठीक है, टू सबऑर्डिनेट। कॉमेंसरेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये इट इज सिमिलर टू प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को टर्मिनस एंड को इक्वल। स्पैन ऑफ कंट्रोल के हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। यूनिवर्सल प्रोविजनल, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल जो है पब्लिक प्राइवेट दोनों में क्या होगा, इक्वली एप्लीकेबल होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। सो द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन वन ऑर्गेनाइजेशन विल बी एप्लीकेबल इन अदर ऑर्गेनाइजेशन टू। तो गुलिक उर्विक दोनों का ऐसा मानना है कि वन कैन नॉट फाइंड अ परफेक्ट सेट ऑफ इनहेरेंट आइडिया और लॉ विच कैन बी 100% एक्यूरेट, क्लियर है। मतलब कि कोई भी जो आइडिया है वो 100% सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो एवरी आइडिया इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लिमिटेशन, क्लियर है। तो हर एक आइडिया क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक्सपायरी होता है। सो दे बिलीव दैट देयर सेट ऑफ प्रिंसिपल वेर नॉट एग्जॉस्टिव। उनका ऐसा मानना था कि इनका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो इतना भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ठीक है, ओके। न्यूट्रल, तो गुलिक एंड उर्विक का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, दे आर इफेक्टिव इरेस्पेक्टिव ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इंडिविजुअल पोजिशन। तो प्रिंसिपल आर न्यूट्रल टू इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट ऑफ पोजिशन। तो आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल एरा आर न्यूट्रल। फेनोमेना ऑफ चेंज, तो गुलिक एंड उर्विक हैड कंसिडर्ड फेनोमेना ऑफ चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
तो 1950-60 में 1960-70 के आसपास जो है इन्होंने बहुत सारा पब्लिक पेपर लिखा। इन पर्टिकुलर गुलिक वाज मोर कंसर्न अबाउट चेंज दैट कम ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका ऐसा मानना था कि जैसे जैसे ग्रोथ होगा, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वैसे वैसे क्या होगा, चेंज आएगा, चेंज कंपलसरी है, ठीक है। तो गुलिक ने चेंज को चार मतलब इन कैटेगरी में स्टडी किया। तो पहला बोला लोकोमोटिव चेंज, ठीक है। लोकोमोटिव चेंज का मतलब क्या हुआ, पहले आप बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, फिर ट्रेन आया, अब प्लेन आया, अब क्या है, अब आप बात कर रहे हैं हाई स्पीड मतलब बुलेट ट्रेन की बात इंडिया में कर रहे हैं, वैसे चाइना में अलग पुराना हो गया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, पहले कबूतर से कम्युनिकेशन होता था, फिर बाद में क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस आया, अब इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, वहाँ भी 5G 6G पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, अब देखो जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका रोल लगातार इंटरनेशनल डोमेन में बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट का भी रोल क्या है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो पहला है लोकोमोटिव चेंज। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट है बिकम वेरी फास्ट, ठीक है। द साइज एंड क्वांटम ऑफ पीपल मूविंग इन एंड आउट हैड इंक्रीज बाय मेनी फोल्ड। पहले पीपल कम ट्रैवल करते थे, अब लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल अब फ्रिक्वेंटली ट्रैवल लोग करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डील विथ दिस चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होगा, पीपल विल ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, तो क्या होगा, इससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये ड्यूटी बनता है कि वो इस तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस करे, क्लियर है। अगला क्या है, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है दैट इज वन ह्यूमन क्रिएशन जिसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया पूरे की पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को। जैसे आज हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, IT रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट हैज बीन लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव एंड दे फाउंड आंसर इन कंप्यूटर एंड IT। तो कंप्यूटर IT की खास बात क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली क्या करता है, एनालाइज करता है और सॉल्व करता है। जैसे AI का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, तो ये जितना बेटर टारगेट कर सकता है, टारगेट कर सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी को, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को जितना बेटर ये बना सकता है, फॉर्मुलेट कर सकता है, उस पर डाटा गैदर कर सकता है, ठीक है, उतना ज़्यादा ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन माइंड के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्लियर है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। तो वर्ल्ड विटनेस 2 वर्ल्ड वॉर इन द फर्स्ट हाफ सेंचुरी, ओके। सो देयर वाज अ रियलाइजेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ मल्टीलेटरल बॉडी। तो मल्टीलेटरल बॉडी की जरूरत इसलिए है ताकि वर्ल्ड वार टाइप का इवेंट दोबारा रिपीट ना हो और वर्ल्ड में क्या हो, हार्मनी एस्टैब्लिश हो। विथ टाइम द रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इज इंक्रीजिंग, जैसे कि UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, इनका रोल लगातार क्या हो रहा है, लगातार इनका रोल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। तो स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट जो है दे स्टार्टेड टचिंग द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशन। जैसे आधार कार्ड जब आया, ठीक है, तो आधार कार्ड आने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के आप ज़्यादा वॉच में हो, ठीक है, क्लियर है। ये गवर्नमेंट इज टारगेटिंग पीपल मोर एफिशिएंटली रेदर देन अर्लियर। अब इनका क्रिटिसिज्म क्या है, तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है हर्बर्ट साइमन और वाइट वाल्डो के द्वारा, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल थ्योरी जो है जब इसको अप्लाई किया जाता है तो ये फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट विथ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड से, और जो डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4P है ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, ठीक है। क्रिस आगे क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं क्लासिकल थ्योरी जो है, ठीक है, ये एडवोकेट करता है कि रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करने की आवश्यकता है साइंस ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। बट आर्ग्रेस कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल थ्योरी जो है वो अपने आप में अनसाइंटिफिक है, ठीक है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज असेंबली ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, consequently informal aspect cannot be avoided। तो आप जानते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल एस्पेक्ट ओनली, ओके। इनफॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, ह्यूमन रिलेशन। तो यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को अवॉइड किया जाता है क्लासिकल थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो है असेंबली ऑफ इंडिविजुअल है जहाँ पर इनफॉर्मल एस्पेक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो एनी साइंस शुड फॉलो कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। साइंस में क्या होता है, कॉज इफेक्ट इक्वेशन पे फोकस किया जाता है। कॉज इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। साइंस में क्या होता है, आप प्रेडिक्ट करते हो ना, और एक्यूरेसी भी होता है। बट जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन है दे रिलाइड ऑन लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनका जो भी डेटा उठा है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्लियर है। तो जो भी इनका जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो क्या है, उसमें इन एक्यूरेसी है,
ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। आपको यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप इस ऐप पर जा सकते हैं। ये हमारा ऐप है सावित्री एडू हब, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। एंड ग्रेजुअली ऐसे हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, मतलब धीरे धीरे हम इसको अपलोड कर देंगे, और भी रेस्ट लेक्चर है। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि लेक्चर को डिलीवर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, या आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, या हमारी साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है, तो इस केस में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगले वीडियो में जो भी हमारे अंदर फॉल्ट है, ठीक है, उस फॉल्ट पे हम लोग वर्क करें और आपको हम और भी बेटर से बेटर क्लास प्रोवाइड कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच।